प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ एक बृहद पैनल श्री हरि मोहन जी, श्री पुष्कर अवस्थी जी, रंजय त्रिपाठी जी, अवनीश पी शर्मा जी, सबका ही स्वागत, सबको राम राम, सबको प्रणाम। और आज का जो हमारा विषय है दर्शकों कि 4 जून से 2024 से अभी तक जो एक उतार चढ़ाव का बृहद माहौल बना कि 4 जून को मोदी जी को वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली जिसकी इच्छा थी और भारत में लेफ्ट का एक जो क्योंकि जिसको रिप्रेजेंट राहुल गांधी कर रहे हैं उनकी सीटें डबल हुई। अब कांग्रेस को लेफ्ट ही समझिए और वर्ल्ड वाइड लेफ्ट सिस्टम का पार्ट समझिए, तो उसमें कोई शंका नहीं है। उसमें अमेरिका की भी शक्तियां इन्वॉल्व थी उस चुनाव में मोदी जी को हराने में और बहुत बहुत हर प्रकार के अंदरूनी तो बहुत सारे थे, फिर ढाई मोर्चे वाले में आधे मोर्चे वाले तो पूरे थे ही थे, लगे ही हुए। महाराष्ट्र में भी उनका असर दिख रहा है। खैर, तो उनका बड़ा एक जबरदस्त जो है मोरल बूस्ट हुआ कि अब हम हरा देंगे, ठीक है, अब हम कहीं ना कहीं तो हरा देंगे, चलो राज्यों पे चलते हैं। फिर उसके बाद उस माहौल को धीरे धीरे योगी जी ने अपने कार्यों से जो है नैरेटिव चेंज करना शुरू किया। जब उन्होंने सावन में यह किया कि भाई नाम सबको, और सुप्रीम कोर्ट में भी अपना सबको नाम अपने दुकानों पर जरूर लिखना पड़ेगा, तो अचानक से ये बात विशुद्ध रूप से फिर मुसलमानों में खलबली मची, फिर उनका भी तंत्र सामने आ गया। खैर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी हारे। फिर उसके बाद इस तरीके से बुलडोजर चलाने की बातें, और फिर एक नारा आया, बटोगे तो कटोगे। फिर वो हरियाणा चुनाव में एक कांग्रेस की और वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं उनकी बड़ी इच्छा थी कि कांग्रेस जीत जाती तो पूरा रास्ता खुल जाता सीधे पंजाब से, जैसे 300 400 500 साल पहले आक्रमण हुआ करता था, इसी रास्ते से दिल्ली पे कब्जा होता था। वैसे ही फिर पंजाब से खालिस्तानी चलते और हरियाणा के माध्यम से दिल्ली पे कब्जा करते, जो ढाका में कुछ दिन पहले उन्होंने स्टूडेंट आंदोलन के नाम पे किया। यहाँ पे किसान आंदोलन के नाम पे यही नौटंकी होती, वह नहीं हुई। उससे एक बड़ा जो है झटका लगा लेफ्ट को, उनका मोरल डाउन हुआ। फिर उसके बाद रही सही कसर जो है अभी महाराष्ट्र चुनाव और इस प्रकार से योगी जी के अन्य कृत्यों ने, और फिर सेंटर ने, जो मोदी जी और शाह जी ने, सबने उठा लिया कि नहीं, बटोगे तो कटोगे, एकदम सही नारा है, इसके पीछे एकदम जम के खड़े हो जाओ। ठीक, झारखंड में साफ साफ दिख रहा है। रही हुई कसर जो है अमेरिका में ट्रंप जी ने पूरी कर दी और अमेरिकन जनता ने पूरी कर दी। जिस प्रकार से जबरदस्त समर्थन दिया ट्रंप को, डिस्पाइट मीडिया का सपोर्ट, हर प्रकार का शक्तियां पूरी पूरी तरीके से ट्रंप को ध्वस्त करने में लगी थी। यहाँ तक कि 2-3 बार तो हमला हो गया जान पर खैर दैवी इच्छा, बच गए। उसके बाद वो जीते, और न सिर्फ जीते, प्रचंड बहुमत से जीते हैं, क्योंकि वहां की राज्यसभा, वहां का लोकसभा, वहां का सब कुछ उनके अब उनके अधीन है। और अब वो बिना, अभी तो शपथ भी नहीं लिया है, वो तो 20 जनवरी 16 जनवरी को लेंगे, लेकिन अभी से उन्होंने अपनी सारी प्लान जो है बताना शुरू कर दिए कि ये करूंगा और पुरानी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करूंगा। इतनी भूमिका से के बाद मैं हरिमोहन जी से जानना चाहता हूँ, लेफ्ट का मोराइल क्या 3-4 महीने में टूट गया सर, ध्वस्त हो गया? क्योंकि अब तो हम, जो सबसे बड़ा फंडर था अमेरिका का डेमोक्रेट्स और लेफ्टिस्ट सिस्टम, वो खुद अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, दूसरे को क्या मदद करेगा? हरिमोहन सर। संदीप, धन्यवाद। और बाकी सभी मेरे पैनलिस्ट को बहुत बहुत आभार कि आप मुझे समय दे रहे हैं, और आप सभी बड़े हैं, मेरा नमस्कार। सर, सबसे बड़ी एक बेसिक बात हम समझें कि 4 जून को जो रिजल्ट था वो एक गुब्बारा था, और एक ऐसा गुब्बारा जिसको बहुत प्लैंड मैनर में हवा भरी गई। और वो प्लैंड मैनर में हवा क्या भरी गई थी कि भाई, तू जानता है कि तेरी कमियां क्या है। कभी तू आलू से सोना बना देता है, कभी तू चांद पे आलू उगा देता है, कभी कुछ कर देता है। तुझे पूरी कैंपेन में सिर्फ 3 बातें बोलनी है। संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, और डिक्टेटर आ जाएगा। चौथी तुझे कोई बात नहीं बोलनी। और बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रेनिंग दी गई। तो आप पूरे पैटर्न को समझेंगे तो यहाँ पर एक बंदा जो बार बार गलतियां कर रहा था, उस इंसान के सामने उस इंसान को सिर्फ इतनी बात समझाई कि भाई, तुझे तीसरी बात के अलावा चौथी बात नहीं बोलनी। उस चीज के मुगालते में, अच्छा, बीजेपी के साथ सबसे बड़ी समस्या उस टाइम पर यह थी कि बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि, ये समझ नहीं पाए या कॉन्फिडेंट थे कि राम मंदिर के नाम पर और राम मंदिर से बहुत सारा जो हमारा जो प्लस पॉइंट है वो चलता रहेगा। मैंने और अवनीश जी ने भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया था कि हाँ भाई, 350-400 के बीच में आ जाएगा और सब चीज। और जब रिजल्ट आया तो इनकी और मेरी आंखों में आंसू थे। 4 जून को वो गुब्बारा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। ये हुआ क्यों?
वो लिटरली ऐसा दिखाई दे रहा था कि ऐसे लगा जैसे हम हार गए, मोदी नहीं है हमारी हार है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, झूठ के पांव छोटे होते हैं और वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चलता। 1 जुलाई या 2 जुलाई, अगर मैं सही से तारीख याद कर पा रहा हूं, जिस दिन राहुल गांधी का सेशन हुआ, जिस दिन राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन की फॉर्म में भाषण हुआ और जो बकवास इसने पार्लियामेंट के अंदर की थी, वो नफरत नफरत नफरत, हिंसा 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 टाइप का, एक बेसलेस टाइप का एक सवाल, मतलब जो भी अप्रोक्सीमेट 50-60 मिनट का भाषण था वो बोला, उससे इसकी कमी नजर आने लग गई। लेकिन उसको बहुत ट्रेंड करके भेजा गया कि आपको इतना बोलना है और बोलो, बोल रहा था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 22-23 जुलाई को भी कुछ ऐसा ही बोला और वो भी एक बकवास चली। सवाल ये है असलियत का भाई। देखिए राहुल गांधी की असलियत, एक गधे के ऊपर घोड़े वाले दाव लगाओगे तो यहां पर राहुल गांधी वैसा ही प्रूव हुआ कि उस इंसान ने जैसे ही पहली बार बड़े टाइम के बाद अपने दम पर बोलने की कोशिश करी तो दुनिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही है और वो जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात करने लग गया, और वो भी हरियाणा जैसे स्टेट में जहां पर हर इंसान का सपना जो है वो, वहां पर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा है। 20 से 25% के बीच में हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं है कि उनके पास जॉब्स नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है कि जो जॉब्स हैं वो छोटी जॉब्स करना नहीं चाहते, उनके सपने आसमान में हैं और उनको तुम जलेबी की फैक्ट्री लगाकर दे रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर और वो और बिदक गई। लेकिन राहुल गांधी का गुब्बारा फूट गया। सवाल राहुल गांधी के गुब्बारे का नहीं है सर, सवाल असलियत में पूरी दुनिया में जो राजनीति ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक पटल पर आ चुकी है और 2 धड़ों में बटी हुई क्लियर वर्ड्स में नजर आ रही है पूरी दुनिया की राजनीति। मैं इस पर्सपेक्टिव में अगर इस राहुल गांधी को देखता हूं तो मुझे कहानी जो बाइडेन से लेकर क्या नाम है वो ब्रिटेन से लेकर, फ्रांस से लेकर, इटली से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई नजर आ रही है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान भले ही वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं आते लेकिन वो खड़े हैं, यूएई के जो जायद हैं वो खड़े हुए हैं, कतर के जो थानी हैं वो भी किसी ना किसी जगह पर खड़े हुए हैं, नेतन्याहू एक जगह पर खड़े हुए हैं। तो अब इस जियो पॉलिटिक्स को अगर समझते हैं तो मुझे एक चीज नजर आती है कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म ने एक डीप स्टेट बना लिया। कैपिटलिज्म पूंजीवाद, और डीप स्टेट मींस कि अल्टीमेटली उस पूंजीवादी शक्तियों ने क्या किया, पूरी ताकत लगाकर जितना भी दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम था उस पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। पहले वो प्रॉक्सी फॉर्म में इनकी सरकारें उठा के गिराने की कोशिश कर रहा होता था, लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया आया और गूगल फेसबुक से लेकर ऐसी और जो कंपनियां खड़ी हुई जो लार्जर देन द स्टेट थी, लिटरली लार्जर देन द स्टेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो एक कंपनी ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट अगर बंद कर सकती है तो वो स्टेट से भी बड़ी हो गई है, मेरा ऐसा मानना है। यानी एक तरफ वो कंपनियां थी जो पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी और दूसरी तरफ वो लोग थे जो ये कह रहे हैं कि इन कंपनियों से बड़ा हमारा स्टेट है, राष्ट्र है और राष्ट्रवाद है जी। यही असली लड़ाई है। सोचकर देखिए, इन कंपनीज ने अमेरिका जैसे देश में 4 साल तक, या यूं कहें ओबामा और उन कंपनीज के साठगांठ ने, या वो प्रेत राज्य गहरे राज्य के साठगांठ ने 4 साल तक अमेरिका को एक बूढ़े अंधे, अंधा भी कहूंगा क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता, और दिमाग से जिसे कहते हैं आधा हो चुका एक व्यक्ति 4 साल तक राष्ट्र बनाए रखा, अमेरिका के ऊपर बिठाए रखा। जी, वहीं अगर आप देखेंगे तो हमें यही चीज फ्रांस में भी नजर आती है। यही चीज फ्रांस में नजर जिस तरीके से आती है कि लिबरल्स ने लेफ्टिस्टों के साथ जुगाड़ करके मैरी पेन को रोक दिया, वरना वो मैरी पेन जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रों को हटाकर आगे बढ़ने वाली थी, फ्रांस के अंदर राइट विंग पार्टी आने वाली थी। तो अल्टीमेटली पूरी, और इन्हीं को यही चीज आपको कंजर्वेटिव्स की फॉर्म में नजर आएगी कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव जो है उनको निकालकर लेफ्टिस्टों को बिठाया गया, इटली के अंदर जॉर्जिया मेलोनी, और असलियत में यही जो प्रेत राज्य है ये रशिया से लड़ रहा है। आप ही जब एक मेरे चैनल पे आके कह रहे थे ओनरशिप की लड़ाई, तो रशिया के अंदर भी वही है।
और इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था जो कि उसके उस विचारधारा को इफेक्टिवली रख सके जी। और मोदी उसकी विचारधारा में काम नहीं कर रहा, तो क्या करे। प्रॉब्लम यहां पर आई कि उसको जितना पढ़ाया गया राहुल गांधी को उतना तो उसने बोल दिया, लेकिन जैसे ही उसको अपने दम पे बोलना लगा और जितना नहीं सिखाया गया वहां वहां उसने गलती कर दी। जैसे रिजर्वेशन के मामले में भाई उसको कहा कि हिंदुओं के मामले में आप नहीं बोलोगे, तो वो नहीं बोला, लेकिन रिजर्वेशन के मामले में जैसे ही बोला तो गुब्बारा फूट गया। जैसे ही वो एम्प्लॉयमेंट के नाम पे बोला वो गुब्बारा फूट गया। तो अल्टीमेटली लिबरल्स जो हैं और नेशनलिस्ट जो हैं इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें एक गलती हो गई, कमी, लास्ट लाइन एक तो है ना, कमी रह गई, या यूं कहीं ये बाहर बच के निकल गए, या यूं कहीं किस्मत इनकी खराब थी प्रेत राज्य। क्या साहब, ये जो प्रेत राज्य था ना, इसके अंदर से इन्हीं का एक सदस्य निकलकर नेशनलिस्टों के साथ जाके खड़ा हो गया, वो था एलन मस्क। और सबसे पहले आके उसने उसी प्लेटफॉर्म को खरीदा जिसने एक सबसे बड़े देश के नेशनलिस्ट को ब्लॉक किया था, यानी ट्विटर को। और इसी ट्विटर के दम पे, जिसकी वजह से या जिस सोशल मीडिया की वजह से ट्रंप हारा, इसी ट्विटर के दम पर उसको यूज किया गया और ट्रंप को जिताया गया। और एक जिसे कहते हैं राष्ट्रवादियों को संजीवनी दे दी अपनी बात रखने की। और यहां से एक रिवर्स गेम शुरू हुआ। अब तक जो है ना 2020 से शुरू हुआ था, दुनिया में जहां जहां राइट विंग जो थे उभरने की कोशिश कर रहे थे, सबको खत्म करने की कोशिश की गई। 2022 से यूरोप में वो जो ग्रेट विल्डर्स जैसे हैं वो उभरने लगे, और इधर से जॉर्जिया मेलोनी आ जाती हैं, मोदी जी का रिवाइवल हुआ और उसके बाद ट्रंप का। तो यानी एक तरीके से तो लड़ाई सो कॉल्ड लिबरल्स वर्सेस नेशनलिस्टों के बीच में है। नेशनलिस्ट रिवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां हमारे देश में इन लिबरल्स का पपेट जो है वो रेस से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। जी जी जी, नहीं काफी वृहद तरीके से आपने हमें बताया कि वैश्विक स्तर पे और यहाँ पे भारत में इनको जो राहुल गांधी नाम का कठपुतली मिल गया है, और यहाँ तो बहुत सारे तैयार बैठे, लाइन लगी हुई है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो, तेजस्वी हो, शरद पवार के बच्चे हों। हाँ जी, एक लाइन बोलने दो। हमारी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट को इन सारे जो लाइन लगे हुए हैं ना, इन सबसे खेलना आ गया। अब ये एक अलग विषय होगा कि इनके साथ खेलना है, इनको ध्वस्त करना है। इस पर हम बाकी लोगों की भी राय लेंगे। तो अवनीश सर, सबसे पहले अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, भारत में जो लेफ्टिस्टों के आप इस समय आज के समय में माहौल देख रहे हैं कि हरियाणा हारे, महाराष्ट्र में जिस पर, और जो कंट्रोल मुसलमान लेता जा रहा है इन पर, जो पहले क्या था, लेफ्टिस्ट मुखौटा होता था, पीछे से मुसलमान पूरा मुसलमान होता था, पर आज की डेट में तो मुसलमानों ने एकदम आगे बढ़ के जो है कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है, और वो उनकी मसल आर्म है। क्या देख रहे हैं आप कि भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या उनका मानसिक रूप से संताप अभी बाहर निकल नहीं पाए क्या हरियाणा के इलेक्शन से, या जम्मू कश्मीर में भी जो हुआ, और अमेरिका ने क्या किया है इनके साथ? सर ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए, आपने जब भी बात की जाती है इकोसिस्टम की, तो उसके सबसे प्रमुख हिस्से के रूप में कम्युनिस्टों को एड्रेस किया जाता है कि साहब ये कम्युनिस्ट। मैं जरा शुरुआत करना चाहूंगा कि ये कम्युनिस्ट होते कौन है, कौन है ये कम्युनिस्ट भारत के संदर्भ में। क्या भारत में 47 के बाद कभी कम्युनिस्टों की कोई सरकार आई केंद्र में? नहीं आई। क्या भारत ने कभी कोई कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री देखा? नहीं देखा। और ये तो सब तो छोड़ दीजिए, भारत के लोकसभा में राष्ट्रीय इलेक्शन में अब तक का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है नेशन वाइड, वो है 2.4% वोट हासिल करने का लेफ्ट का। एक तरफ लेफ्ट की ये भारत में ताकत है लोकतांत्रिक, दूसरा हम हर चीज में प्रमुख भूमिका निभाने के रूप में पहचान करते हैं लेफ्ट की। अब सवाल यह है कि जब पॉलिटिकली लेफ्ट बिल्कुल जीरो है भारत में, तो बाकी जगह या इकोसिस्टम में वो इतना सशक्त क्यों है, कैसे है, जबकि सरकार तो कांग्रेस की रही। एक लाइन में कहा जा सकता है कि साहब कांग्रेस के पालतू हैं कम्युनिस्ट। मैं जरा इसको अलग तरीके से देखना चाहूंगा। दरअसल जानते हैं कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट आपके हमारे समाज में
हमेशा से रहने वाला वो अभिजात्य वर्ग है। कम्युनिस्टों का एक बड़ा मजेदार खेल है, वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, चूरन बेचते हैं, लेकिन अभिजात्य वर्ग का असली रिप्रेजेंटेशन ये कम्युनिस्ट करते हैं। और यही वजह है कि खुद पावर में नहीं रहने के बाद भी आपको हर किसी खुरापात में सबसे ऊपर आप कम्युनिस्टों का नाम लेते हैं। ये कम्युनिस्ट कैसे पाए जाते थे 47 के बाद से लेके 2014 तक इस देश में, और क्यों इनकी निरंतरता बनी रही, जरा इसकी भी पहचान कीजिए तो आपको पता चलेगा कि राहुल और राहुल के बाद केजरीवाल, केजरीवाल के बाद अनंत समय तक इस तरह की साजिशें हमेशा पैदा होती रहेंगी, आती रहेंगी, आपके बीच में अपनी जगह बनाएंगी, अपना काम करेंगी और काम करके निकल जाएंगी। मैं फिर इनकी पहचान अभिजात्य वर्ग के रूप में करता हूं, जो आपके हमारे समाज में हमेशा से मौजूद रहा है। 47 में ये पंडित नेहरू का भक्त था, वो कांग्रेसी था। इसका इकोसिस्टम कैसे तैयार होता है? 4 ब्यूरोक्रेट इसके खानदान में पैदा होते हैं, 10 इसके रिश्तेदार जज होते हैं, 5 मित्र इसके जो है वो कारपोरेट में जुड़े रहते हैं। ये होता है इकोसिस्टम। आम जनता ये जानना चाह रही है। प्रधानमंत्री ने जब 18वीं लोकसभा में संदीप जी ये कहा कि इकोसिस्टम की उसकी भाषा में जवाब होगा और दिया जाएगा, कौन है ये इकोसिस्टम, कैसे तैयार होता है इकोसिस्टम? क्या कांग्रेस ने कभी लाइसेंस बांट के इकोसिस्टम तैयार किया है? नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 2014 के बाद इसमें से एक बड़ी संख्या, इसी अभिजात्य वर्ग की बड़ी संख्या ने गेरुए रंग पर अपना दांव लगा दिया, और उसमें से बहुत ज्यादा स्विच ओवर कर चुके हैं, बड़े आराम से कर चुके हैं। दरअसल ये एक सुविधा भोगी समाज होता है। और अभी सुबह मैं कल मेरे सामने से मैं अमेरिकन इलेक्शन को जरा फॉलो कर रहा था कि अब वहां क्या लिखा पढ़ा जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट ट्रंप की जीत के बाद जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी की समर्थक हैं, और कैरोलिना यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी हैं, सुवेन्ना स्मिथ। सुवेन्ना स्मिथ ने एक ट्वीट लिखा, जरा इसको पढ़िएगा। शिक्षित लोग, आप बाबा जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज, संदीप जी। शिक्षित लोग नीले रंग डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मतदान क्यों करते हैं? इसका एक कारण है। हम जो देख रहे हैं वो ये है कि अमेरिका की अशिक्षित जनता, अनएजुकेटेड पॉपुलेशन, देश के बाकी हिस्सों में बंधक बना रही है लोगों को। समझ रहे हैं आप? ये अभिजात्य वर्ग की एक प्रोफेसर यूएस के इलेक्शन के बारे में क्या कह रही है? ये अनपढ़ लोग पढ़े हुए लोगों को बंधक बना रहे हैं। भारत में क्या कहा जाता है? एक चाय वाला इस स्टेडियम के बाहर चाय बेचे, वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? रवीश कुमार जैसे पाखंडी लोग इसी बहुमत को क्या कहते हैं? आप वहां बहुमत को अशिक्षित कहा जा रहा है अमेरिका में। एक प्रोफेसर, सो कॉल्ड प्रोफेसर, जो उसी अभिजात्य वर्ग से आती है। यही वजह है कि मोदी का मजाक उड़ाया जाता है इन्हीं इकोसिस्टम द्वारा भारत में। एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? मोदी को आता ही क्या है? यही वो इकोसिस्टम है जो भारत से लेके और यूएस तक। और यही वजह है कि लोग बड़ा समझाते हैं कि देखिए इंडिया में और बाकी जगह कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं। दरअसल अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं होती हैं। कम्युनिस्ट एक मानसिकता है जी, जो हर इकोसिस्टम में पलता है। तो एक चीज अगर आप ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि 4 जून के बाद जो गुब्बारा फूला था इंडिया में और उसको यूएस या हरियाणा इलेक्शन, साहब देखिए एक एक इलेक्शन न तो किसी की अग्नि परीक्षा होती है, मीडिया का काम है हर पंचायत के इलेक्शन को भी क्या मोदी की अग्नि परीक्षा बना देते हैं। 5-5 साल का टर्म किसी बड़े बदलाव के लिए तय पैमाना नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि लेफ्ट या ये जो पूरा इकोसिस्टम है या ये पूरा अभिजात्य वर्ग जो अपने बाप का माल समझता है समाज के हर प्रॉपर्टी को जी, उसका दिमाग कभी भी शांत नहीं बैठेगा। ये एक फेज है, ये फेज आता जाएगा। खेल है, खेल में किसका स्कोर कब कितना भारी है। फिलहाल का स्कोर यह है कि राष्ट्रवाद एक हाई पॉइंट के साथ ऊपर जा रहा है, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो इंडिया का हो। लेकिन ये खत्म हो गया। राहुल गांधी फिर आएगा, वो फिर मैदान में आएगा और बिल्कुल आएगा, हारता जाएगा। कब तक हारता जाएगा?
और कौन कितना भारी पड़ रहा है ये तय करेगा कि कौन किस स्थिति में दिखाई दे रहा है। सवाल एक हल किया जाना चाहिए कि वो पैरासाइट अभिजात वर्ग जो भारत के समाज से लेके अमेरिका और दुनिया के हर समाज में मौजूद है, जो केवल सुविधाभोगी है, स्वार्थी है और पूरे जनमत को या शेष बहुमत को अशिक्षित समझता है, सड़क का आदमी समझता है, नासमझ समझता है और अपने कलेवर बदल बदल के बार बार लोगों को ज्ञान देता है। ये दंभ उतारना जिस दिन भारत की जनता सीख जाएगी या हम लोग सीख जाएंगे, उस दिन ये इकोसिस्टम खत्म होगा और तभी खत्म होगा। जी, बड़ी बात। काफी सारी बातें आपने कही कि यहाँ की जनता, अमेरिका की जनता, और ऑलमोस्ट हम एक सिमिलर पैटर्न देख रहे हैं जो भारत में भी होता है और अमेरिका में इस समय हो रहा है। वहां भी ट्रंप के आने से, मतलब ट्रंप और मोदी को अगर इक्विवेलेंट समझे थोड़ी देर के लिए, तो वहां के लेफ्टिस्टों का व्यवहार और यहाँ के लेफ्टिस्टों का व्यवहार ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे जा रहा है। मैं पुष्कर दादा के पास आना चाहूंगा। पुष्कर दा, आपने हमेशा ये बात कही है कि ये एक मंथन काल है, ये एक संघर्ष भरा काल है, और चूंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई जातिगत वोटिंग कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की वोटिंग भी राष्ट्र के प्रति समर्पण में और राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरा अपना समर्थन देते हुए, भारत में भी करीब करीब हम वही स्टेटस देख रहे हैं, नैरेटिव के रूप में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने सनातन हिंदू और अपने कल्चर और अपनी, ट्रंप ने भी क्या कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका का जो पुराना स्वरूप है, जहां जिस जिस माध्यम से अमेरिका बना, जिस कर्म, जिस हार्ड वर्क, जिस एंटरप्रेन्योरशिप या जिस इनोवेशन के दम पे अमेरिका बना, जीनियसेस के दम पे अमेरिका बना, जिसका जिक्र बार बार ट्रंप कर रहे हैं, भारत में भी ट्रंप उन्हीं को बचाना चाह रहे हैं, उसी माहौल को बचाना चाह रहे हैं जो डेमोक्रेट्स ने खराब कर दिया है। भारत में भी भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, जिससे भारत बना है, बचा है, आज भी है, उसी को बचाने का, उसी को बचाए रखने का प्रयास चल रहा है। तो ये संघर्ष तो सदैव से रहा है दादा। तो ये कुछ आप ऐसा भी देख रहे हैं क्या कि ये सुर असुर का संघर्ष है जो पूरे विश्व में एक साथ हो रहा है और इसका कल्मिनेशन एक बड़े भीषण विध्वंस या एक बड़े क्लैश के रूप में सामने आएगा? क्योंकि जैसा अवनीश जी ने कहा, हर चुनाव से हम पैरामीटर नहीं नाप सकते, पर हर कुछ 100 सालों में एक बड़ी घटना तो होती है जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होता है। कोई किसी को छोड़ने के मूड में तो है नहीं। जी दादा। देखिए, ऐसा है कि इतिहास हमको ये सिखाता है कि विश्व में तरह तरह की समय समय पर व्यवस्थाएं आई हैं, विचारधाराएं आई हैं, जिसके अंतर्गत अब क्योंकि नेशन स्टेट नेशन थ्योरी चल रही है, नेशन का है, राष्ट्र का महत्व है, तो उस राष्ट्र का समाज के लोगों को राज्य करने के लिए वो समाज स्वयं जो है अपना नेतृत्व चुनता है। वो राजा राजाओं की बात तो खत्म हो गई, ये हमेशा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी पूरी तरीके से जो है इसी बीच पे आधारित थी। इसी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है पहली बार कम्युनिज्म को जो है सफलता मिली, है बोल्शेविक क्रांति हुई, सोवियत रशिया में बना, और इसी में ही आपने जो उसको ध्वस्त होते हुए भी देखा। लेकिन उसके साथ ये भी आपने देखा होगा कि जिस कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, जिस टेम्पलेट पे कम्युनिज्म या जो है आपका कैपिटलिज्म थ्योरीज थी, वो किसी इकोनॉमिस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जब समाज में जुड़ जाता है तो वो अपने रंग ढंग हर तरीके से बदलता है, वो भी समय अनुसार बदलता है। जिस अमेरिका में कैपिटलिज्म का जो हम एपिटॉम कहते थे, उस कम्युनिज्म में, उस अमेरिका में 80 दशक से वहां के कैंपसेस में जो आए लोग आए, तो वो उनको जो कम्युनिस्ट जिनको हम लोग आज बोल रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम था वो क्या है। वो एक ब्रेन वॉर लिबरल के उसमें लबादे में आए थे। कुछ लोग आएंगे, उन्होंने जिनको पढ़ाया, जहां तक ग्रूमिंग की, वो शक्तिशाली होते गए और यहाँ तक पहुंच गए। फिर जो डीप स्टेट बताती, डीप स्टेट को सब किसी विचारधारा से मतलब नहीं, जो भी है। पहले बात तो है डीप स्टेट के बारे में हम लोग जो है बात पहले करते रहे तो हमेशा कंस्पिरेसी थ्योरी के अंतर्गत आता रहा। आज भी जो है हास परिहास उस पे हो जाता है कि कौन डीप स्टेट। लेकिन जब जो है राष्ट्रपति, जब अमेरिका में चुना हुआ राष्ट्रपति अपने चुनने के 24 घंटे बाद डीप स्टेट का नाम लेता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मजाक का वस्तु नहीं है, ये कहीं बहुत गहरा कैंसर है।
तो अब जाता हूं असली मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि जब आप जो है समाज में समय समय से आपका गठबंधन बनता गया, शासक वर्ग में जब आप आ गए, शासक वर्ग में आपका जो है 21वीं शताब्दी में सोशल मीडिया सामने आ गया, उसने मीडिया को रिप्लेस करने का दुस्साहस किया। शुरुआत में लोग नहीं समझ पाए इस चीज को, लेकिन जो है जैसे जैसे समय बदलता गया, आप जो है उसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम देखने लगे। साथ में आप स्वयं में ये अपने प्रश्न करने लगे कि जो मीडिया ने आपको आज तक दिखाया, आपके जब आप जवान हो रहे थे या जब अपने को विचारधारा के रूप में अपने आप को परिपक्व कर रहे थे, क्या वो सही था या नहीं था? तो सोशल मीडिया ने उसको उत्तर देना चालू किया। ठीक है, बहुत कुछ अनर्गल बात भी हुई, लेकिन जिनको जिज्ञासा थी उनको उत्तर मिले। वहीं से जो है एक चीज समझ में आ गई कि ये लेफ्ट लिबरल का जब नाम आने लगा और लेफ्ट लिबरल के साथ इस्लामिक गठबंधन भी आया, क्योंकि हम लोग जिसपे जो जितनी बात कर रहे हैं उसमें अब इस केवल हम लोग लेफ्ट में आके फंस गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग इसमें इस्लामिक गठबंधन भी है, रेडिकल है, जिसका कि अमेरिका ने भरपूर प्रयोग किया है। जो रेडिकलिज्म आज आप देख रहे हैं वो 80 के दशक से जो है वो अमेरिका के CIA और अमेरिका द्वारा स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा ही लाया गया। वो उनके उद्देश्यों को पूर्ति करता था। आज की हालत में यह है कि जिस तरीके से इस्लाम जो है कोई भी सामाजिक बुराई 1400 साल पुराने समाज में जो समाज की मर्यादाएं थी या जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं था, उन चीजों को जिन्होंने तोड़ा, उसको प्रश्रय इस्लाम ने दिया अपने बढ़ा कि तुम्हारे सारे पाप माफ है, तुम कुछ भी करो यदि तुम इस्लाम के अनुयायी हो। यही लेफ्ट ने किया, यही लिबरल ने किया। आज की तो उसमें हुआ कि कई दशकों में स्थिति ये हो गई कि आप लिबरल क्या है भाई? आप लिबरल तब हो जाते हैं जब समाज की बनाई हुई कुछ मर्यादाओं को, समाज के ने जो अपने बंधन बांधे उसको आप तोड़ते हैं। और लेकिन आपको जो है हमारा गाली देंगे, लेकिन लेफ्ट लिबरल इस्लामिक जो गठबंधन है वो आपको जो है बौद्धिक बताएगा, आपको बुद्धिजीवी बताएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा और आप जो है धीरे धीरे सिस्टम में आ जाते हैं। आज का जो माहौल है, जो बात हुई थी 4 जून 2024 को जो परिणाम आए थे, वो एक प्रयास था जिसको कि हमने हार समझा, लेकिन आज समझ में आता है वो हार नहीं थी। जिन्होंने प्रयास किया था उनकी हार थी। वो समझने में टाइम लगा। फिर हरियाणा में आकर कहानी बदली और जो अब जो हुआ है अमेरिका में, उसने पूरी ही कहानी बदल दी। यहाँ पे 2 चीज का जिक्र करूंगा, आप लोगों को आइडिया होगा। ट्रंप की जीतने की पूरी भूमिका में अमेरिका का वो क्लास जिसको फैमिली वैल्यू पे विश्वास था। हम तो जो है हॉलीवुड के पिक्चरों और टीवी में देखकर जो लगता है कि साला पूरा अमेरिका ही लॉस एंजल्स है, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है। नहीं है ऐसा। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि फैमिली वैल्यू में है। ये वो वर्ग है जो 1950-1960 का अमेरिका था। ये वो वर्ग था जहां जिसको वोकिज्म स्वीकार नहीं था, जिसको अपने 12 साल के बच्चे को जो है स्कूल में ये पसंद नहीं था कि वो आदमी है कि लड़की है कि लड़का है या वो ट्रांसजेंडर है, इस पे चॉइस देता हो। उसको ये स्वीकार नहीं था कि उसकी जो है जैसे कैलिफोर्निया में हुआ कि वहां पे कोई राज्य ये नियम कानून बना दे कि यदि कोई बच्चा अपना क्वेश्चन करता है अपने सेक्सुअलिटी को, तो माँ बाप उसका विरोध करते हैं, तो उसको जो है माँ बाप को जेल भेज के उस बच्चे को जो है सरकार ले ले। ये सब पाप हुए वहां पे। उसी के साथ में 2 बड़े भयानक कांड हुए जिसपे रिप्रिकॉशन अमेरिकन जनता ने दिया। एक था जेफरी एप्स्टीन आइलैंड वाला किस्सा, जो पेडोफाइल का रिंग था, जिसमें सारे डेमोक्रेट शामिल थे। बाद में वो 2023 में उसको जेल में उसको मारवा दिया गया, जिसको बताया कि सुसाइड किया। दूसरा एक रिसेंट केस चल रहा है डीडी का। डीडी जो है वो जो है अमेरिका बड़ा फेमस रैपर रहा है, ग्रैमी विनर रहा है, एक्सिक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रहा है। उसका भी जो है सेक्स पार्टी केस चल रहा है, व्हाइट ड्रेस केस चल रहे हैं, उस पर सू हुआ है। वहां पे भी जो है सैकड़ों वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें जितने हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं
वो उसके अंदर शामिल है। ये सब वहां के मिडिल क्लास समाज ने देखा है कि जो लोग जो है आगे आके, चाहे जॉर्ज क्लूनी हो, टॉम हैंक्स हो, जी, जूलिया रॉबर्ट्स हो, ये सब आकर जो वहां बोले हैं बाइडेन के या कमला हैरिस के सपोर्ट में, ये सब जो है विभत्स चेहरा है उन सेलिब्रिटीज का। तो यहाँ पर हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि इस ट्रम्प की जीत से मैं दो चीज देख रहा हूं जी, बहुत जी, स्पष्टता से, जी, कि ट्रम्प की जीत अल्टीमेट हार एक ऐसी हार है लेफ्ट लिबरल की कि वो 4 साल तक वेट नहीं करना चाहेंगे, जी, क्योंकि जी, ये अमेरिका के अलावा कहीं और होता फर्क नहीं पड़ता है, वहां से फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, आज की तारीख से लेके 21 जनवरी में बहुत टाइम, जी, ट्रम्प अभी तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वो जो है हल्फनामा नहीं लेते। जी, प्रयास होगा। जी, तीसरा जिसको मैं बता रहा हूं कि यदि ट्रम्प ने जी, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में अपनी अपनी बात बताई है कि मैं क्या क्या करूंगा, जिसको सुन के मैं डर गया, रियलिस्टिकली मैं डरा हूं, क्योंकि ये चीज जो है असंभव की कैटेगरी में आती है। इट विल टेक ए वेरी हैवी टोल। इसका मतलब क्या है? नहीं, और मुझे लगता है कि इस पे एक अलग से चर्चा, बिल्कुल वृहद चर्चा बनती है जो उसने बोला है। जी, उसके बने पर वो अमेरिका बोलता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका मतलब यह है कि जब जो है लेफ्ट लिबरल ऐसा इस्लामिक गठबंधन जो कि बहुत पावरफुल है पैसे से, इन्फ्लुएंस में, उसकी ये करारी चोट होगी, तो आप ये मानिए 2025 हम जलने वाले हैं। अराजकता जी, होगी, रिपरकशन उनका सड़क पे आएगा। ये जो है कोई थ्योरेटिकल बात नहीं होगी, इसके अंदर जो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई लंबा चलने वाली चीज है। उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता लेफ्ट जी, लिबरल इस्लामिक गठबंधन, और उसका परिणाम जो है वो जो है आपका जन समाज से ही आएगा, अराजकता से आएगा। अब वो कितने दिन, कितने साल जलता रहेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं ध्वस्त होंगी, ये अभी कहने को तो बहुत बात कर सकता हूँ, करूंगा नहीं। तो मेरा जी, मानना इसके अंदर है कि ये एक कुरुक्षेत्र का है जहां पर सेना ऑलरेडी हो गई है, जो कि ये हार जो है, ट्रम्प का आना जो है, वो एक साउंड बिगल है, शंखनाद है कि आप आने वाले महायुद्ध को जो सामाजिक स्तर पे होने वाला है उसको आप नहीं रोक पाएंगे, ये होगा ही होगा। जी। और मैं तो देख रहा हूँ कि पिछले 10 मिनट में आपने गागर में सागर भर दिया है, और इस पोर्शन को मैं अलग से निकाल के चलाने का प्रयास भी करूंगा, क्योंकि बहुत ही आर्टिकुलेट मैनर में आपने बहुत डिटेल में सारी चीजें समेट दी हैं। यू हैव कनेक्टेड ऑल द डॉट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं रंजय त्रिपाठी जी के पास आता हूँ। सर, इसका असर जो विश्वव्यापी पड़ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे, या जैसे डेमोक्रेट्स इस तरीके से उसमें आ रहे थे, पावर में आ रहे थे, और वो बिजनेसेस और हर चीज पे उनका विशुद्ध रूप से कब्जा चल रहा था। हम देख रहे हैं जर्मनी में भी सरकार गिर गई है। जर्मनी से तो आपका बड़ा पुराना याराना है, लेन देन है, जो भी है, जैसे भी है। तो वहां के हालात आप कैसे देख रहे हैं, और विश्व स्तर पर आप कैसे देख रहे हैं कि अमेरिका के ये जो असर है, फ्रांस, जर्मनी, चूंकि अब यूरोप के साथ आपका काफी इंटरेक्शन रहता है, तो आप बाकी जगह पर कैसे देख रहे हैं? रंजय भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अभी जैसे पुष्कर दादाजी ने और अवनीश जी ने बोला, तो मैं थोड़ा सा उसमें 1-2 मिनट का कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जो लेफ्ट लिबरल जो है, जो मेरी जो सोच है, जो मेरी जो समझ है, जो मैं जानता हूं कि भारत का जो लेफ्ट लिबरल है, जो कम्युनिस्ट गैंग है, दे आर वेरी गुड एट 2 थिंग्स। उनकी 2 बड़ी खासियत, दे आर वेरी गुड स्टूज, दे आर वेरी गुड पिम्प्स। ये 2 शब्द ध्यान रखिएगा। इंडिया का लेफ्ट लिबरल जो है, दे आर वेरी गुड स्टूज, दे आर वेरी गुड पिम्प। आप उनको अगर ये वाला जॉब देंगे, दे विल डू इट एट देयर बेस्ट। तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी यही किया हुआ है। आपको मैं एक सिंपल, जैसे एक बहुत आसान उदाहरण देता हूं कि भारत की एक जनसंख्या, मतलब आप समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर 18-20% की जनसंख्या है, जिसके अंदर में खाली एक ही लीग पे चलने का उनका जो है, उसको उन्होंने बड़े अच्छे समझा दिया। उदाहरण के तौर पे आप एक इतना छोटा सा खपच्चा कोई लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा, और किसी के मुंह में डाल दीजिए और आधा रोक दीजिए यहाँ पे,
और फिर उसके बाद में उसको ये समझाइए कि ये जो अगल बगल जितने लोग गुजर रहे हैं ना, इनके आसपास मत खटकना, नहीं तो ये पूरा अंदर डाल देंगे। तो वो कहेगा हाँ भैया ये आधा ठीक है, पूरा अंदर जाएगा तो हम मर ही जाएंगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि उनको उन्होंने आधा डाल करके ये गले में अच्छा बाबा रामदेव, इसको रामदास जी कुछ और समझिए, किसी और तरीके से समझाते, बट मैं ये बोलूंगा कि मुंह में एक एक बित्ते का एक लकड़ी है, आधा आपने डाल के गले तक फंसा दिया और उसको समझा रहे हैं कि बेटा ये जो बगल में जो जा रहा है ये संघी है, ये जो बगल में जा रहा है ये राइट विंगर है, ये बगल में जा रहा है राष्ट्रवादी है, इसके आसपास मत सटना, इससे मत इनको इनके समर्थन में रहना, ना इनके यू डोंट सपोर्ट देम। नहीं तो ये क्या करेगा, ये जो आधा गया है ना ये गले से पूरा अंदर डालेगा, हमने तो आधे में डाल के देखो तुम्हारा आधा बचा रखा है, वो उनकी समझ में आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर जो ये करते हैं, ये इन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस इंडिया में, तो मैं जो लेफ्ट लिबरल समाज है उनको मैंने सदा से, मैंने जब से इनकी इतिहास तब से आज तक, दे आर ऑलवेज अ गुड पिंप एंड स्टूज टू कांग्रेस, वो सदा से। आप जब भी देखिए हमारे देश के जो कम्युनिस्ट गैंग का जो एक जाहिर सी बात है कि एक समय था, एक पीरियड था, आई विल से 20 इयर्स बिफोर, जहां पे कम्युनिस्टों के गैंग में ऐसे थिंकर आते थे, एक इतने अच्छे वो लोग, तू मुझे सोहरा मैं तुझे सोहराऊं की इतनी अच्छी वो गढ़ लेते थे अपनी जो इकोसिस्टम था वो, कि उसको दूसरे लोग पकड़ नहीं पाते थे। अगर किसी XYZ ने कुछ लिखा और कुछ बोला, उससे पूछे इसका सत्याकता क्या है, तो देखो ABC ने लिखा था और ABC उन्हीं का आदमी होता, वो एक दूसरे का रेफरेंस दे करके एक दूसरे का से सत्यापित किया करते थे। लेकिन पिछले 20 साल में जब कम्युनिस्टों का के बीच में कम्युनिस्टों गैंग से कोई ऐसा थिंकर, ऐसा राइटर, ऐसा नैरेटिव करने वाला ऐसा लोग नहीं मिला, तो कांग्रेस भी गिरती चलेगी क्योंकि कांग्रेस को खाद पानी मिलता है कम्युनिस्टों के अराजक सोच, अराजक जो वो माहौल तैयार करते हैं उससे। इन्होंने ले दे करके बीच में कन्हैया निकाला, तो वो भी किसी 2 कौड़ी का निकला, वो उसको भी कोई मेन चीज है, जैसे दादा ने भी बताया था कि ये जो सोशल मीडिया है उससे लोगों की सच्चाइयां खुलती चली गई। खैर भारत में तो मैं रियली बोलता हूँ कि अगर आदमी अगर थोड़ा सा थिंक कर ले, इनका जो भी एजेंडा होता है उनको तो 1 मिनट में यहाँ के जनता, यहाँ के लोग ही ध्वस्त कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो मेरा जो मानना है कि जो भी लेफ्ट लिबरल सिस्टम है भारत में अलग तरीके से करते हैं, दूसरे देशों में अलग तरीके से करते हैं। अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका की 4 बहुत मेजर जो कि ग्लोबल एक्सेप्टेड बिजनेस वेंचर्स हैं, एक हथियार होता है, एक फार्मा होता है, हथियार हो गया, फार्मा हो गया, लैंड माइनिंग जो हो गया। इस तरह के बिजनेस ओनर जो हैं वो इन लोगों को, इस लेफ्ट लिबरल जमात को थोड़ा आगे करके रखते हैं, जिससे कि ये इस तरह की अराजकता पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाएं, जहां पे केओस हो वहां पे इनको लैंड मिले, वहां पे ये माइनिंग्स करें, वहां से उनके ओर्स लें। जब आदमी मरेगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बवाल होगा, मरेगा, कटेगा, तो क्या होगा कि वहां पे अस्पतालों में दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। ये कॉकस है इन लोगों का, दिस इज अ कॉकस जो कि इनको फंड करता है और इनको एज ए सामने लेफ्ट लिबरल थिंकर के रूप में रखता है कि जब तक जहां पे पूरे वर्ल्ड में अराजकता फैलाई है। लेकिन जब हम अदर पार्ट की बात करते हैं तो अदर पार्ट को इनसे इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो विद IT सॉल्यूशंस, इफ यू गो विद अदर बिजनेस, तो उनको इन चीजों से लेना नहीं है और वो एक कंसिडरेबल पार्ट है, दे आर बिगर पार्ट, तो वो उनको हमेशा अपोज करेंगे। लेट आप देखिए कि आपको IT इंडस्ट्री हो या एजुकेशन इंडस्ट्री हो, वो किस माहौल में ज्यादा ग्रो करेंगे, वो युद्ध के माहौल में ज्यादा ग्रो करेंगे या शांति के माहौल में ज्यादा ग्रो करेंगे? ऑफ कोर्स दे लाइक टू बी इन पीस, उनको शांति के माहौल में रहना है, उनको नेटवर्क्स बनाने हैं, उनको ऑप्टिकल फाइबर्स डालने हैं, उनको बैठ करके शांति से एक बिल्डिंग में उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, उनको कम्युनिकेशन के साधन बनाने, सो दे वुड लाइक टू बी एट पीस। लेकिन हथियार लॉबी, माइनिंग लॉबी, फार्मा लॉबी, दे वुड लाइक एवरी टाइम टू बी इन अ वॉर सिचुएशन। तो ये जो ट्रम्प उनके लिए या मोदी उनके लिए फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि ट्रम्प का जो पहला कार्यकाल रहा है, मेरे होश में जॉर्ज बुश सीनियर जब खाड़ी युद्ध पहला लड़ा गया था 1990-91 का, मेरी होश में लड़ा गया, तो उसके पहले के प्रेसिडेंट्स को मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मेरी उतनी पॉलिटिकल समझ नहीं थी। रोनाल्ड रीगन आए थे, कुछ था, ये सब थोड़ा थोड़ा हल्की याद है, बट आई स्टार्टेड फॉलोइंग ग्लोबल पॉलिटिक्स और लोगों को देखना चालू किया जॉर्ज बुश सीनियर के टाइम से, जब हम लोगों ने पहली बार टीवी पे देखा कि रॉकेट उड़ रहे हैं, स्कड मिसाइल जा रही है, पेट्रियट मिसाइल जा रही है, कौतूहल का विषय हुआ करता था। तो वहां से हमने देखा कि
उस जॉर्ज बुश सीनियर से लेकर के अभी ये जो बाइडेन तक, एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं निकला जिसने कि इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट अमेरिका को वार में ना झोंका हो, या उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा अपरोक्ष रूप से वार ना शुरू करी हो जिसमें अमेरिका के हथियार लॉबी का इंटरेस्ट ना रहा हो। 4 साल के डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में वो असंभव डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। सऊदी अरेबिया वर्सेस टर्की और इजराइल की दोस्ती कराई। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के आपस में डिस्कशंस कराए। ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स जिसने नॉर्थ कोरिया के कम्युनिस्ट डिक्टेटर तो जिस व्यक्ति ने कहीं पे भी कोई पीस की बात करता है, जो युद्ध की नहीं बात करता है, वो इस हथियार लॉबी, इस माइनिंग लॉबी, इस ओर लॉबी, इस फार्मा लॉबी, मैं नहीं कहता ये गलत बिजनेस है, ये है अच्छे बिजनेस, लेकिन एक लिमिट तक ही सही है, बट दे वांट इट टू बी आउट ऑफ लिमिट्स। वायरस फैलाओ और फिर वायरस की वैक्सीन लाओ। वायरस फैलाने में भी पैसा और वायरस की वैक्सीन बनाने में पैसा। दिस इज इनह्यूमन, दिस इज नॉट गुड। जी हथियार के गोले बनाओ, लोगों को मारो, उनको ये तो क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप या नरेंद्र मोदी जैसे लोग या फिर जो हमारे जो एक नीदरलैंड्स के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर एक पूरी तरह पीस लाते हैं, शांति लाते हैं, वो इन लोगों के खांचे में फिट बैठते नहीं है। और लेफ्ट लिबरल जो ये जो गैंग है, जैसे मैंने हमेशा से बोलता रहा हूं कि दे आर लीक्स, वो लोग गंदी नाली के कीड़े हैं। वो लोग अराजकता में उनकी पैदावार ज्यादा होती है, और ऐसे लोगों को ये लॉबी जो कि जिसको मेरे नजर में यही डीप स्टेट है, यही लोग इनको गवर्न करते हैं, और इन लोगों के लिए जाहिर सी बात है ये मोदी और ट्रंप जैसे लोग बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट वी विल सी, अभी तो इसकी एक्सेप्टेंस में जीना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि पुष्कर दादा ने कहा कि हमको कई उठापटक आने वाले समय में मिलेगा, डिपेंडिंग इफ डोनाल्ड ट्रंप टेक्स दोज स्टेप्स जो उन्होंने कहा है। जी काफी आपने ये भी लेफ्ट लिबरल के माध्यम से काफी डिटेल में बताया और उन्हीं पे फोकस करते हुए भी बताया कि ये लोग जो हैं ये अराजकता पसंद हैं, और एक आम समाज को अराजकता उतनी नहीं पसंद होती, शांति पसंद होती है, और उसी का जो है प्रतिक्रिया जो है वोट के रूप में आदमी दे रहा है, क्योंकि उसके पास वही एक चीज है। खैर, और मैं ये देखता हूं जैसे कि ट्रंप 2016 से 2020 तक रहे, 2020 से 2024 तक नहीं रहे। भारत में अटल जी की भी सरकार गिरी, सारे अच्छे काम करते हुए बाद वो हारे। 10 साल तक कांग्रेस का गंध हमने देखा। 4 साल, अगर यह 4 साल और 10 भारत में 10 साल का कांग्रेस का गंध और 4 साल का जो डेमोक्रेट्स का गंध है, जो जिसका डिटेल दादा ने भी दिया, ये अगर जनता ने नहीं देखा होता तो शायद ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती। इसका नीलापन देखा हमने लेफ्टिस्टों का, जो आप बता रहे हैं कि जबरदस्ती का यूक्रेन वॉर छेड़ा। सारी दुनिया कह रही कि भाई जबरदस्ती का है, क्या मतलब है इसका, कोई तुक नहीं बनता। फिर उसके बाद भारत को मजबूर, कोरोना का पीरियड हमने देखा कि आप कैसे जो है भारत को वैक्सीन बनाने से रोक रहे हैं, या दुनिया को अपनी ही वैक्सीन बेचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे उनके चंटू बंटू, जो आप पिम्स और स्टूडियोज की बात कर रहे हैं, केजरीवाल के, चेतन भगत, बॉलीवुड, ये वो सब कि नहीं अमेरिका की फाइजर आने दीजिए, फाइजर में उद्धव ठाकरे सब फाइजर आने दीजिए, हम अपनी वैक्सीन कैसे बना सकते हैं, यह सब हमने पूरा नंगा नाच देखा। उसके बाद इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं देखी, तो इसकी प्रतिक्रिया आई है समाज से, आम समाज से, और जनता के आगे तो कोई नहीं टिक सकता है, चाहे जितना बड़ा डीप हो, चाहे जितना बड़ा स्टेट हो। तो मैं एक आखिरी सवाल सबसे ही एक क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहता हूं कि आज का जो समय है, जो कि अब यह तय है कि ना डीप स्टेट और ना ही समाज एक दूसरे को बर्दाश्त करने के मोड में है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता। समाज अपने पे इनका नियंत्रण नहीं चाहता, और ये बिना नियंत्रण के कोई समाज नहीं चाहते, और यह विश्वव्यापी है, सब एक साथ हैं इसमें। चाइना कह लीजिए, अमेरिका के 2 हिस्से कह लीजिए, भारत के 2 हिस्से कह लीजिए। भारत का तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सब जो है इस प्रकार के मोड में है कि सब अमेरिका चाइना के हाथों बिकने को तैयार हैं, और समाज में अराजकता चाहते हैं, नक्सलवाद चाहते हैं, और उनके कार्यकाल में ये हुआ है और बढ़ा है। 10 साल 2004 से 2014 तो बम ही बम फट रहे थे,
14 से 24 के बीच में नहीं फटा है। तो इसका मतलब सरकार अगर चाहती है तो बम फटता है, नहीं चाहती तो नहीं फटता। और सबसे तीसरा जो सबसे मुख्य भस्मासुर जो सबने पैदा कर दिया अमेरिका के CIA ने, और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो है इस्लामिक। पूरा जो विभत्स रूप में दिख रहा है वो उनकी जनता में भी है, उनकी लीडरशिप में भी है, और उनकी सबसे ज्यादा बेचैनी उस सेना को उन्होंने तैयार कर दिया। सेना को अब सड़क पे उतरने की आग लगी हुई है। तो शायद हम ये देखेंगे। तो मैं सबसे एक एक लाइन में बस यह सवाल इस पूरे कंटेक्स्ट के साथ कंक्लूडिंग रिमार्क्स, भविष्य क्या देखा जाए? हरिमोहन सर, एक एक करके आप सब लोग बताएं, भविष्य आप कैसा देख रहे हैं, वो बड़ा जरूरी है जानना। सर, भविष्य एक स्ट्रगल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और एक ऐसा स्ट्रगल जिसमें एक तरफ इसको उखाड़कर फेंकने की तैयारी कर रखी है इस गहरे राज्य प्रेत राज्य को, और उखाड़कर नहीं तो कम से कम ये कमजोर हो और सरकारों के कंट्रोल में, क्योंकि ये लार्जर देन स्टेट बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जो ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन है वो सरकारों को गिराकर कठपुतली सरकारें बनाकर अपने हिसाब से सारे काम करवाना चाहता है, और ये लड़ाई इस टाइम पर पूरी दुनिया में चल रही है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो इन कंपनियों के खिलाफ है, कंट्रोल नहीं चाहते, वो अपना कंट्रोल चाहते हैं, यानी देश के फेवर में, देश के अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो पूरी दुनिया को अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं। छोटे मोटे देश तो अगर वो किसी बड़ी कंट्री के फेवर में, कंट्रोल में नहीं है, वो शेडो में नहीं है, तो उसके बाद तो उन्हें खत्म ही कर दिया जाता है। तो इस टाइम पर हमें ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में ये दो पावर्स लड़ेगी। एक तरफ नेशनलिस्ट पावर्स जो जेन्युइनली या कुछ भी हैं लेकिन वो कम से कम देश के बारे में सोच रही है, दूसरी वो पावर्स जो देश के बारे में, देश गया भाड़ में, बिल्कुल अभी आपने सही वर्ड यूज किया, वो स्टूच हैं और वो कहीं ना कहीं पिम्प हैं, वो उनकी सरकारें बनेंगी और वो मिल बैठ के सबको खाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे नैरेटिव बना के। जैसे अवनीश जी ने कहा कि असलियत में अभिजात्य वर्ग जो है, जो हमेशा हर चीज मलाईदार चीजें शोर मचा मचा के हो हल्ला करके अपने पास जाता है, उसकी लड़ाई। उसे देश से, समाज से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। और लड़ाई अभी चलती रहेगी, कम से कम 10, 15, 20 साल चलेगी, जब तक ये जो बड़ी पावर्स, बिग टेक्स खड़े हो गई हैं, या तो इनके जैसे 10, 15, 20 नहीं खड़े हो जाते, लगभग हर देश अपना खड़ा कर ले, या फिर कम से कम इनकी शक्तियां जो हैं वो सरकारों के पास ना चले। देखते हैं क्या होता है। अभी एक संघर्ष का दौर है। पुष्कर दा, आपके विचार हम जानते हैं। म्यूट हैं आप। मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि बहुत लंबा समय नहीं होगा, चलेगा ये, और ये जो है एक संघर्ष के फॉर्म में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो इस बात को कहने से पहले थोड़ा समझा दूं आपको। यदि याद हो आपको तो 70 के दशक में, पिछली शताब्दी के तक, राजनेता जो है चुनाव जीतता था शहर के या अपने इलाके के गुंडे बदमाश के बल पे, और उसकी कीमत को प्रोटेक्शन देता था। 80-90 में के दशक में ये समझ आया उस गुंडे और बदमाश को, जब हमारे बल पे जीत रहा है तो हम क्यों ना खड़े हों। वो खड़ा हुआ, शुरू में हारा, लेकिन तब तक फिर उसके बाद जो है समाज ही इतना गंदा हो गया कि समाज ने इसको चुन लिया। समाज हमेशा चुनता है अपने लेवल के आदमी को। समाज जो है कोई गलती नहीं करता, समाज में जिस तरह की चीज होती है वैसे ही होता है। उसी तरीके से कैपिटलिज्म जब अमेरिका में आया तो वो जो कैपिटलिज्म बना पूंजीवादियों द्वारा, बैंकर्स के द्वारा, और वहां आपको दिखा इसलिए है कि उन्होंने काम जो है पिछली शताब्दी के पहले दूसरे दशक में कर लिया था, जब उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका बनाया था। वो अमेरिका की कांग्रेस ने बैंक बनाया, प्राइवेट बैंक बनाया, जिसकी पर जो है कोई भी जिम्मेदारी या उसका जो है उत्तरदायी कुछ नहीं था अमेरिकी सरकार के लिए। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी, क्यों बताई नहीं गई। या पूंजीवादियों ने पैसा लगाया अपने कैंडिडेट जिताने में, जीत के मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा बेनिफिट करेगा, ये व्यवस्था हम लोगों ने देखी। उसके बाद फिर वो राज्यसभा आने लगा, राज्यसभा का टिकट लेने लगा,
राज्यसभा पूंजीवादी आने लगा। फिर जब यहां स्थिति हो गई कि जब स्वयं नेता बिजनेसमैन बन गया, हजार करोड़ का मालिक बन गया 20-25 साल के अंदर, तो जो आदमी व्यापार करके आया और एक जो है कि नेता बन के कोई राजनीति में आके 1000 करोड़ कमा ले, शरद यादव हुए, मुलायम सिंह हुए, मायावती, XYZ, तो उसमें आया कि भाई ये तो वही थिंकिंग जो 80 के दशक में बदमाश की थी, वही थिंकिंग 21वीं शताब्दी में इसकी आई, हम क्यों नहीं, वही अमेरिका में। और अमेरिका में सब 2024 में प्रयोग फेल इसीलिए हुआ कि ट्रंप बिजनेसमैन, ट्रंप ने अपने चुनाव के लिए एक पैसा चंदा जो है डीप स्टेट के किसी उससे नहीं लिया है। उसका साथ कौन दे रहा था? एलन मस्क, बिजनेसमैन है वो, जो है केवल उसने जो है 200 पहले $44 बिलियन का ट्विटर ही खरीद लिया, उसने इंश्योर कर दिया कि एक प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि किसी कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये उसका बेनिफिट है। तो मेरा मानना यह है कि हम ये चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि व्यापारी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है बिना किसी अन्य व्यापारी के पैसा लिए। तो अब जो है ये फाइनल काउंटडाउन है, इसलिए इसमें जो कोई बौद्धिक तर्क नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा आपको लगता है कि उसमें कोई समाज में चिंतन होगा और बड़ी बड़ी विचारधारा, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ मथने का काम है। अब इसमें कौन जो है निकल के आता है, कौन नहीं निकल के आता है, ये स्वयं उस राष्ट्र के राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करेगा और उस समाज की चेतना पर निर्भर करेगा कि अंत में जो कौन पहलवान निकल के आएगा। लेकिन निश्चित 2025 से बुरे दिन पूरे सभी के लिए है, चाहे राष्ट्र के लिए या समाज के लिए, क्योंकि मैं तो 2025 से ही जो है इस पे खूना खराबा और अराजकता का पूरी तरह स्पष्टता से देख रहा हूँ। जी जी, अवनीश सर, कैसा भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए साहब, इलेक्शन होते रहेंगे, प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, अग्नि परीक्षाएं होती रहेंगी। लेकिन एक चीज अब साफ दिखाई दे रही है कि बुर्जुआ के खिलाफ सर्वहारा वर्ग ये पूरे दुनिया में अब खड़ा हो रहा है। चाय वाला अगर प्रधानमंत्री भारत जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में बन रहा है तो एक विशुद्ध व्यापारी, जैसा कि पुष्कर जी ने कहा, वो अमेरिका में दोबारा आ रहा है। यानी कि अगर आप यह देखेंगे तो एक व्यापारी तो हमेशा डीप स्टेट का बड़ा प्रिय होना चाहिए, लेकिन ट्रंप नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है या ऐसा समझा जा रहा है या दिख रहा है। तो इसका मतलब है कोई सेट पैटर्न नहीं चलने वाला कहीं भी। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस जो पैदाइशी राजा हैं वो बेरोजगार हुए पड़े हैं आज तीसरे टर्म में। तो ये अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोई सेट पैटर्न नहीं चलने वाला है। आप कोई थंब रूल नहीं बना सकते पूरी दुनिया के लिए। दूसरी चीज, धार्मिकता, इसका मैं मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट देख रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म। अगर आप लेफ्ट और इस्लामिक जिहाद, जिसको मैं लाल अस्सलाम बोलता हूं, लाल सलाम कम्युनिस्टों का नारा और अस्सलाम, ये इतना बड़ा गठजोड़ है, तो इसकी खुरापात भी आपको खूब दिखाई देगी। लेकिन उसी के सामने भारत जैसे देश से अगर बटोगे तो कटोगे, ये भी दिखाई देगा। दूसरा, अमेरिका में आप चले जाइए, आप देखिए तो कमला हैरिस, जो कि एक एकदम उच्छन्न समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वहां विजय कौन पाता है? ट्रंप जैसा एक व्यापारी, जैसे हमारे यहां मारवाड़ी होते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं, वह भी व्यक्ति अपने रिलीजन को लेके बड़ा टू दी पॉइंट है। तो मैं हर चीज का नेगेटिविटी और धर्म को राजनीति के साथ एक अच्छा समन्वय अब मैं देख रहा हूं। और यही वजह है कि वहां भी, जैसा कि पुष्कर जी ने कहा, कि वो जो अपनी वैल्यू को, अमेरिकन वैल्यूज को जीती थी सोसाइटी, वो वापस आई है। भारत में आप देख रहे हैं 2014 से धर्म आधारित नैतिकता ये लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से नेगेटिविटी भी खूब बढ़ेगी, इस्लामिक चरमपंथी भी खूब आएंगे। सड़क पर एक तरफा नहीं उतरा जाएगा, ये बड़ा परिवर्तन मैं अब देख रहा हूं, जिसकी शुरुआत अगर उदाहरण के रूप में लें तो भारत में हो चुकी है। सब मान रहे हैं
सब इस बात की हामी भर रहे हैं, कल को सब इसे अप्लाई करेंगे कि बंटोगे तो कटोगे। इसलिए बराबरी का मामला मैं देख रहा हूं, खून खच्चर भी होगा तो तुम भी रहोगे सनम, तो हम भी रहेंगे। ये पैन वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है। जी, बड़ी बात। और मुझे ये इस तरीके से भी दिख रहा है कि जैसा कि सीए का एक छोटा सा कानून आया था जो कि पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए प्राइमरीली था, तो उस पे भारत के मुसलमान सड़क पर आ गए थे, काफी दिनों तक गंद मचाई थी। फिर उसके बाद किसानों दलालों ने जो है किसानों के नाम पर 1 साल तक पूरी सड़क रोक के रखी थी। तो इस प्रकार अब ट्रम्प भी कुछ करेंगे तो वहां के पे भी वो लोग सड़क पे आएंगे। मानसिक रूप से तो पगला गए ही हैं, ड्रग्स की कोई कमी है नहीं, मन कंट्रोल में तो है नहीं। संजय सर, इन सब कंटेक्स्ट में आप कैसा भविष्य देखते हैं? कुछ बिजनेसेस के लिए भी अच्छा समय है या सब जैसा लोग बता रहे हैं कि बहुत बुरे दिन आने वाले? ऐसा नहीं है। जो समाज एक साथ हर चीज को लेकर के चलता रहता है, देश चलते रहते हैं। मैं इसमें एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी, चाहे वो भारत का राष्ट्रवादी हो, चाहे वो फ्रांस का राष्ट्रवादी हो, अमेरिका का राष्ट्रवादी हो, उस राष्ट्रवादी में बड़ी खास बात होती है। मैं जैसे भारत का एक राष्ट्रवादी हूं, तो मैं भारत मेरे लिए मेरे देश है, भारत मेरी माँ है, भारत मेरे लिए पूजनीय है। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रवादी को भी उसके देश के लिए यही उसका एक भाव रहेगा। लेकिन इन राष्ट्रवादियों में आपस का एक भाव ये रहेगा कि आई विल बी रिस्पेक्टिंग अमेरिका एंड दे विल बी रिस्पेक्टिंग। तो राष्ट्रवादी एक दूसरे को इज्जत भी देते हैं। लेकिन ये जो दूसरा गैंग है, इनके लिए दे हैव नो बाउंड्रीज। उनको भारत में भी अराजकता करना है, इजराइल में भी अराजकता करना है, रूस में भी अराजकता करना है, अमेरिका में भी करना है, पूरे ग्लोबल। तो वो एक मिला हुआ स्वरूप है उनका। यहाँ पे देश देश का स्वरूप है। जब ये राष्ट्रवादी प्लस राष्ट्रवादी प्लस राष्ट्रवादी का जो एक जोड़ बनना चाहिए, जब ये जुड़ेगा तो उनको और इनके बीच की जो आपस की, आप ये कह सकते हैं कि उनकी एक सभ्यताओं की लड़ाई जैसे हर समय समय पर होती रहती है। एक अराजक सभ्यता, एक मानवीय सभ्यता, इसके बीच की लड़ाई में इसको देख रहा हूं। और ये आप समझिए ये एक चलता रहेगा। और पैरेलल में जो है हम लोगों का, आपका और जो लोगों का जीवन करे वो चलता रहेगा। बिजनेस का एक मॉड्यूल जो है वो चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिना उसके ये भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे। तो वो चलेगा। जी जी, बड़ी सही बात। को भले ही कोरोना जैसा एक भीषण विपदा आई थी दुनिया पर अचानक से आईटी बूम कर गया, फार्मा बूम कर गया, एफएमसीजी बूम कर गया, तो ठीक है, अब कुछ सेक्टर ध्वस्त हुए, लेकिन उन सबने अपने वापस अपनी रफ्तार पकड़ लिया, सब नॉर्मलाइज पे। तो इस बड़ी गंभीर और बड़ी जरूरी और बड़ी बृहद चर्चा रही पूरे विश्व को एक साथ समझने की, जानने की। क्योंकि एक कारण मैं दर्शकों, आप चूंकि अपना लंबा वीडियो आपने देख लिया है, हमारे आपके जीवन पर इसका असर पड़ता है। हमने सारी दुनिया की बात कर ली, पर मुख्य रूप से बात क्या है ना कि ये हर चीज का, अगर यूक्रेन रशिया का वॉर, तो अगर अमेरिका बोल रहा है कि भारत जो है रशिया से तेल नहीं खरीद सकता, तो अगर वो तेल नहीं खरीदता भारत, तो बढ़े हुए तेल के दाम हमारे आपकी जेब, हमारे आपके आर्थिक स्थिति को बहुत बुरा कर सकते थे। फर्क पड़ता है नेतृत्व का, बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए हम नेतृत्व के बारे में चर्चा करते हैं और आप भी ये बात जानते हैं। हम ये बात लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन बातों का सही नजरिए से, सही तरीके से देखना और इन पे अपनी राय रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि लेफ्टिस्ट तंत्र तो अपनी राय रख ही रहा है, उसको तो कमला ही पसंद थी, वो लल्लन टॉप वाले को लग रहा था कमला ही जीतेंगी, बहुत बढ़िया की। और अभी भी ट्रंप के जीतने पे ये इंडिया टुडे ग्रुप के लोग और एनडीटीवी, इस प्रकार के जो मेन स्ट्रीम मीडिया भारत में, इनको बड़ी तकलीफ है और ये उसको जो है किसी तरीके से भ्रमित करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता ही गधई है, जनता ही पागल है। पर समाज के एक हिस्से को नकार देना जो उनकी आदत है, वो समाज अब इनको हाशिए पर डालने का पूरा अपना मन बना चुका है। और जब यह एक बात आती है तो एक भीषण संघर्ष जरूर होता है। शुरुआत हुई थी 10 राजन युद्ध से, फिर महाभारत भी हुआ है धर्म का। जिस प्रकार से पुष्कर दा ने बताया कि पीडोफिलिया, बच्चों के साथ ये जो है अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे असुरों का आज के समय में, और उसको बाकायदा पूरी प्रोफेसर लॉबी और मीडिया लॉबी उसको सपोर्ट कर रही है। तो जब आंख मूंद ली जाती है धर्म के सामने, तो फिर एक धर्म युद्ध होता ही होता है। वो भविष्य में वही दिख रहा है। इसी के साथ आज की चर्चा का मैं यही समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर दा, अवनीश सर, रंजय भाई। बाबा जी को कहीं जाना पड़ा अचानक से, हरिमोहन सर को भी जाना पड़ा, पर
बड़ी वृहद चर्चा, जरूरी चर्चा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बात दूर तक जाती है। चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम। राम राम।